हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर की यूनिट थर्ड का टॉपिक रॉकेट किया था, जो कि रॉकेट कंप्लीट हो गया था। वैसे तो रॉकेट क्या था उसका मैं एक बार फिर से आपको हल्का सा रिव्यू दे देती हूँ कि रॉकेट क्या था। कि स्पेस में या फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का या जिस चीज़ को भेजा जाता है उसको ही बोलते हैं रॉकेट। तो रॉकेट किस चीज़ पे काम कर रही थी ये मैंने कल बताया था। एक तो किस पे, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ पर, और दूसरी किस चीज पे डिपेंड करी थी, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर। ठीक है, वो कैसे था वो भी मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम कैसे कंजर्व रह रहा था कि अगर हम मान लें कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो सब जीरो थे, तो उस केस में क्या था, फ्यूल के चलने से जो बाहर गैसेस निकल रही थी उनका कुछ ना कुछ मास था, कुछ वेलोसिटी से निकल रही थी। मास और वेलोसिटी है मतलब मोमेंटम है। तो मतलब जो मोमेंटम का लॉस हो रहा था एक्सटर्नल फोर्सेस की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में, उतनी ही मोमेंटम से या उतनी ही वेलोसिटी से वो रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा था। और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करने के लिए जो वेलोसिटी थी वो कितनी होनी चाहिए थी, ऑलमोस्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा, क्योंकि ये वेलोसिटी क्या थी, एस्केप वेलोसिटी या फिर पलायन वेग, जिससे ज़्यादा वेग होने पर ही वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर पाएगा रॉकेट, और जो हमारा मेन पर्पस है जहाँ भेजना है वहाँ जा पाएगा, अर्थ के बाहर किसी दूसरे प्लैनेट्स पे, किसी दूसरी ऑर्बिट में। ठीक है, तो न्यूटन का नियम से कैसे फॉलो कर रहा था कि जो एक्शन हो रहा था गैसेस के या फ्यूल के जलने से, जो गैसेस निकल रही थी वो कुछ ना कुछ तो एक्शन ही हो रहा है, फ्यूल के जलने से वो कुछ फोर्स लगा रही है अर्थ पे, तो उतने ही फोर्स से या उतनी ही वेलोसिटी से रॉकेट ऊपर की ओर जा रही है। तो वो क्या था, एक्शन रिएक्शन लो। फिर मैंने आपको कल मल्टी स्टेज रॉकेट बताया था। मल्टी स्टेज में क्या था कि मैंने बोला था कि रॉकेट में कुछ स्टेजेस या चैम्बर की फॉर्म में बना होता है। हम बेसिकली मल्टी स्टेज रॉकेट का ही यूज किया जाता है, जिसमें 4 से 3 मतलब मिनिमम 3-4 इतनी स्टेजेस तो होती हैं। वो क्यों क्यों थी, क्योंकि पहले हमारे पास वी कितनी आई थी, 3.5 किलोमीटर आ रही थी, और एक चैम्बर से या एक स्टेज का फ्यूल खत्म होने के बाद, वो पार्ट उस रॉकेट से अलग होने के बाद दूसरे स्टेज का या दूसरे चैम्बर का फ्यूल जलता था। अब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी 3.5 पड़ी थी और 3.5 ओवर ऐड होने से 7 हो रही थी। फिर अगर थर्ड स्टेज पे जाते थे तो 10.5 हो रही थी, और फोर्थ स्टेज तक जाते जाते इस एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी होने के कारण वो रॉकेट क्या, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाती थी या उसको पार कर जाती थी। तो ये क्या थी, मल्टी स्टेज रॉकेट, बहुचरणीय रॉकेट। और इसी रीजन से मल्टी स्टेज रॉकेट का यूज किया जाता है, ना कि जो पहले इसमें करवाया था सिर्फ एक सिंगल स्टेज बनी थी जिसका फ्यूल जो है वो जल रहा है तो मास कम हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ा रही है, जो मैंने पहले कल डायग्राम बनाया था उस तरीके की नाम बना करके, जो बाद में था मल्टी स्टेजेस वैसे बनाई जाती थी। ठीक है, लेकिन इस तरीके से बनाई जाती थी कि m0 ओवर में m का रेशियो जो है वो कितना रहे, 4 ही रहे। चैम्बर के किसी एक पार्ट का अलग होने के बाद भी रेशियो उतना ही रहना चाहिए। तो इस तरीके से बनाई जाती थी। तो हम करते हैं आज का टॉपिक, वो इसी यूनिट में आता है, वो है केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ग्रहों की गति के लिए केपलर्स का नियम। केपलर जो है वो एक साइंटिस्ट था, उसने नियम दिया था, अपने लॉ दिए थे, जिसके 3 लॉज है बेसिकली केपलर के। तो वो 3 लॉज दिए थे, किस लिए दिए थे कि जो भी ग्रह है वो सन के अराउंड किस तरीके से मूव कर रहे हैं, कौन सी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, मतलब इलिप्टिकल है या फिर ऑर्बिटल सर्कुलर है, या किस तरीके से वो मूव कर रहे हैं, उनकी मोशन कैसी है, उनका टाइम पीरियड कितना हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को पता करने के लिए केपलर ने अपने नियम दिए थे, उसके 3 पार्ट है, यानी कि केपलर ने 3 लॉज दिए थे। ठीक है, अब देखो केपलर ने लॉ क्यों दिए, प्लैनेट्स की मोशन को स्टडी करने के बाद, जब केपलर का लॉ आया था उसके बाद से जितने भी प्लैनेट्स थे उनकी मोशन की स्टडी इजी हो गई थी केपलर्स के लॉ के कारण। और जैसे प्लैनेट मूव करते हैं,
बिल्कुल वैसे ही ये जो केपलर के नियम है सैटेलाइट के लिए भी वेरीफाई हुए थे, यानी कि सैटेलाइट और ग्रह दोनों की गति को समझने के लिए केपलर ने नियम दिए थे। और वो कितने नियम थे? 3 नियम थे। वो किस लिए दिए थे? कि ग्रह किस प्रकार से गति कर रहे हैं सन के अराउंड या किसी दूसरे प्लैनेट के अराउंड, जो प्लैनेट है वो कैसे मूव कर रहा है, किस तरीके का उसका पाथ है, या फिर किस तरीके के ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को पता करने के लिए केपलर ने अपने नियम दिए थे। अब उसमें 3 नियम थे। तो पहला नियम कौन सा है? पहला जो लॉ है उसको बोलते हैं ऑर्बिट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, आपकी बुक में ये हेडिंग वगैरह नहीं है। तो पहले नियम को कक्षीय नियम या फिर ऑर्बिट लॉ बोलते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, केपलर ने बोला कि मान लो ये सन है, ठीक है, समूह है, इस सन के चारों ओर जितने भी प्लैनेट है, केपलर ने बोला मान लो ये कोई प्लैनेट है, तो ये जो प्लैनेट है वो किस तरीके से केपलर के पहले नियम कक्षीय नियम के अनुसार सन के चारों ओर जितने भी ग्रह गति कर रहे हैं वो किस तरीके का पाथ जो है, किस तरीके के ऑर्बिट में जाएंगे? इलिप्टिकल। इलिप्टिकल को हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। तो अगर ये जो ऑर्बिट है वो है ही इलिप्स का, तो जिस तरीके से वो चाहे रोटेशन कर रहा है या जिस तरीके से भी मूव कर रहा है, तो वो कैसे पाथ पे मूव करेगा? इलिप्टिकल पाथ पर दीर्घवृत्ताकार पथ पे गति करेगा। एक आपकी मैथ्स में बुक लगती है 3rd पेपर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें आता है फोकस। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में एक टर्म आती है फोकस। फोकस को हिंदी में बोलते हैं नाभि। तो ये जब आप बुक करोगे तो आपको पता चलेगा फोकस, कोनिक सेक्शन, कॉर्ड, ये सब क्या है। ठीक है, फोकल पॉइंट्स वगैरह। तो फोकस को एक तरीके से आप सेंटर की तरह मान सकते हो। तो ये जो सन है वो हर एक प्लैनेट की तरह, हर एक प्लैनेट के लिए वो किसकी तरह बिहेव करेगा? फोकस की तरह बिहेव करता है। पहला लॉ क्या है कि सन के चारों ओर जो जितने भी ग्रह चल रहे हैं वो कैसे इलिप्टिकल पाथ पर दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करेंगे या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करेंगे, और सन जो है वो किस तरीके का बिहेव करेगा? सारे ग्रहों के लिए फोकस की तरह बिहेव करेगा, यानी कि फोकस यानी कि एक टाइप से आप सेंटर मान सकते हो, नाभि की तरह बिहेव करेगा। ये तो था पहला नियम, जिसको ऑर्बिट लॉ बोलते हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा नियम। इनके स्टेटमेंट भी आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, ये 2 मार्क्स में आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या था? पहला ऑर्बिट लॉ, दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या था कि प्लैनेट और सन के बीच की जो लाइन है या इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो पर सेकंड में सेम एरिया या फिर कांस्टेंट एरिया स्वैप्ट करती है। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने ये बना दिया सन और ये मैंने बना दिया प्लैनेट, तो इनको मिलाने वाली ये एक लाइन है। ठीक है, मान लिया कि इन दोनों को मिलाने वाली ये एक लाइन है। तो ये लाइन मान लो 1 सेकंड में ये प्लैनेट मूव कर रहा है, प्लैनेट के मूव करने के कारण क्या है, ये लाइन जो है सन से वो भी मूव करेगी। तो पर सेकंड में ये मान लो इसने इतना एरिया कवर करा और प्लैनेट यहाँ पर आ गया, या फिर किसी फिक्स टाइम इंटरवल टी में ले लो। चलो ऐसे मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद ये प्लैनेट जो है मोशन कर रहा है इस दीर्घवृत्ताकार पर, तो ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये इनको मिलाने वाली लाइन भी इधर से इधर आई। तो इसने क्या इतना एरिया जो है कवर कर दिया, ये एरिया ही है। तो ये एरिया सेम टाइम इंटरवल के बाद प्लैनेट यहाँ है, टी टाइम के बाद देखेंगे तो जितना ये एरिया है लाइन उतना ही एरिया जो है वापस के टी टाइम के बाद कवर करेगी। इसका मतलब क्या, एक बार फिर से देखो, देखो मान लिया कि ये इलिप्टिकल जो है वो ऑर्बिट है, ये सन है, ये मान लिया सन, और ये कोई मान लिया यहाँ पे कोई एक प्लैनेट पड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन है, ये लाइन मान लिया कि टी टाइम के बाद यहाँ पर पहुँच गई, क्योंकि प्लैनेट मूव कर रहा है तो प्लैनेट यहाँ से यहाँ आ गया मान लिया टी टाइम के बाद, और इसने इतना एरिया कवर कर दिया। प्लैनेट यहाँ आ गया, मैंने टी टाइम इंटरवल की बात करी है, तो लाइन ने कितना एरिया कवर किया, मान लो डी ए एरिया कवर कर दिया। ठीक है, टोटल एरिया मैंने ए मान लिया और मान लो डी ए एरिया टी टाइम में कवर कर दिया।
अब यहाँ पे प्लैनेट पड़ा है, फिर से टी टाइम के बाद देखेंगे, ये मान लो 5 घंटे हैं, तो 5 घंटे के बाद फिर से देखेंगे तो ये प्लैनेट जो है उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है प्लैनेट की वेलोसिटी बदली जा रही है, वो एक्सेलरेट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना फिक्स वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये वापस टी टाइम के इंटरवल के बाद उतना ही एरिया यानी कि डी ए ही कवर करेगा। इसका मतलब क्या है कि किसी भी सन और प्लैनेट को मिलाने वाली लाइन पर सेकंड में सेम एरिया स्वैप्ट करती है। नियत क्षेत्रफल स्वैप्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रसर्पित, एक टाइप से इसको बोल सकते हो कवर। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या होता है, एरियल वेलोसिटी, या इसको क्या बोल सकते हैं, एरियल वेलोसिटी जो है एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट रहता है। तो इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं कि डी ए ओवर में डी टी क्या है, कांस्टेंट है। या फिर आप एरियल वेलोसिटी को एक और चीज से शो करते हैं, 1 ओवर में आर स्क्वायर डी ओवर में डी थीटा जो है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में। मैंने एरिया को शो करा, तो ये क्या है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। सेम बिल्कुल इसी तरीके से ही आपको इनकी जो इसने जो लॉज दिए थे उनकी थ्योरी है, जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। तो अब करते हैं इसका तीसरा लॉ। तो थर्ड लॉ क्या था, देखो ये मैंने फिर से मान लिया कि ये सन है और ये इलिप्टिकल पाथ में कोई प्लैनेट पड़ा है, ठीक है, कोई ग्रह पड़ा है। तो ये प्लैनेट क्या है, एक चक्कर पूरा करने में मान लिया मैंने इसका ऑर्बिटल टाइम पीरियड, ऑर्बिटल टाइम पीरियड को हिंदी में बोलते हैं परिभ्रमण काल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिभ्रमण काल। परिभ्रमण काल का मतलब क्या है कि प्लैनेट का चक्कर लगा करके वापस इसी जगह पर वापस आ जाना, मतलब एक चक्कर पूरा करने में परिभ्रमण काल जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं परिभ्रमण काल। मैंने मान दिया वो टाइम है टी। तो ये टी का स्क्वायर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो इलिप्स है, तो इलिप्स में क्या होता है, एक्सेस होते हैं यूं, ये वाला एक्सेस क्या होता है, मेजर एक्सेस, जिसको हम क्या मान लेते हैं ए, पूरा ये पूरा 2a होता है, और ये क्या होता है माइनर एक्सेस, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, ये दो होते हैं ना दीर्घवृत्त में। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये जो लेंथ होती है ए, इसको क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मतलब अर्ध, तो ये मैंने मेजर एक्सिस का आधा ही लिया, तो सेमी मेजर एक्सिस जो है वो कितना है, ए। सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है, ए। तो ये जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो ए के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोला केपलर ने, केपलर के अनुसार क्या है कि किसी भी प्लैनेट का जो परिभ्रमण काल का स्क्वायर है वो उस दीर्घवृत्ताकार कक्षा जिसमें वो गति कर रहा है उसके सेमी मेजर एक्सिस या फिर अर्ध दीर्घ अक्ष के क्यूब के समानुपाती होती है, उसकी लेंथ के। तो टी स्क्वायर को मैं अगर ये साइन हटाऊं तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा के ए का क्यूब। तो ये थे केपलर्स के 3 नियम। एक बार फिर से मैं इसकी स्टेटमेंट आपको फिर से बता देती हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल ऐसे ही याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि केपलर ने जो प्लैनेटरी मोशन है उसका लॉ जो है, प्लैनेटरी मोशन के लिए नियम दिए क्यों थे, ताकि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किस तरीके से किसी सन के अराउंड या किसी दूसरे प्लैनेट के अराउंड मोशन कर रहे हैं या फिर वो कैसे पाथ पर गति कर रहे हैं, इस चीज़ को बताने के लिए केपलर ने अपने नियम दिए थे। और ये जो नियम थे वो सैटेलाइट के लिए भी वैलिड थे। तो जैसे नियम ग्रह के लिए बिल्कुल वैसे ही सैटेलाइट के लिए भी केपलर के नियम यही है। तो उसके बाद से किसी भी प्लैनेट की मोशन को स्टडी करना ईजी हो गया था। तो पहला लॉ क्या दिया था, ऑर्बिटल लॉ। ऑर्बिटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा था कि कोई भी प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड मूव कर रहा है तो वो कैसे पथ पे गति करेगा, दीर्घवृत्ताकार पथ पे गति करेगा। स्टेटमेंट ऐसे ही याद करनी है कि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है और ये जो सूर्य होता है वो किस तरीके का बिहेव करता है, फोकस की तरह या फिर नाभि की तरह
ग्रह के लिए नाभिक की तरह काम करता है। इसको ऑर्बिट लॉ भी बोलते हैं। अब दूसरा क्या था कि सन और प्लैनेट, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा पर सेकंड में समान क्षेत्रफल या फिर सेम एरिया क्या है स्वेप्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है, एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ए यहाँ पर एरिया है, उसको अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखूं तो वो इस तरीके का आता है। लाइन बिल्कुल एज इट इज याद रखती है कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा किसी किसी निश्चित टाइम इंटरवल या फिर पर सेकंड भी लिख सकते हो, पर सेकंड में नियत क्षेत्रफल या फिर निश्चित क्षेत्रफल को ही स्वेप्ट करती है। तो इसका मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो उसके मतलब ये हुआ। तीसरा नियम क्या था कि परिभ्रमण काल या फिर ऑर्बिट टाइम पीरियड क्या है, वो टाइम पीरियड जिसमें प्लैनेट जो है इस इलिप्टिकल पाथ पर पूरा का पूरा एक चक्कर पूरा कर दे, तो उस टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, इस सेमी मेजर एक्सिस के लेंथ के अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई के क्यूब के समानुपाती होते हैं। तो ये थे कैप्लर के 3 नियम। इन 3 लॉज के बेस पर न्यूटन ने अपना कंक्लूजन दिया था। तो इसी के बेस पे कैप्लर के नियम आने के बाद न्यूटन ने अपना एक कंक्लूजन दिया था। वो क्या दिया था, वो करते हैं अभी। न्यूटन्स कंक्लूजन फ्रॉम कैप्लर्स लॉ। कैप्लर के नियम के द्वारा न्यूटन का कंक्लूजन या फिर न्यूटन का निष्कर्ष। न्यूटन ने कैप्लर नियम के आने के बाद अपना एक कंक्लूजन दिया था कैप्लर्स लॉ को यूज करके। इसने बेसिकली कैप्लर के तीसरे नियम को यूज किया था। तीसरा नियम क्या था, टाइम का स्क्वायर ऑर्बिटल टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके क्यूब के प्रोपोर्शनल है, सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ है उसके, यानी कि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए का क्यूब, यही था। तो न्यूटन ने क्या किया, इस तीसरे लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपना एक कंक्लूजन दिया। अपना एक कंक्लूजन को हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष दिया या एक रिजल्ट दिया। इसने क्या मान लिया, जो कैप्लर का पहला नियम था वो क्या कह रहा था कि जो भी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। लेकिन न्यूटन ने मान लिया कि सन के अराउंड या किसी भी प्लैनेट के अराउंड ये जो मूव कर रहे हैं प्लैनेट, इसने मान लिया कि वो सर्कुलर पाथ पर गति कर रहे हैं, यानी कि वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है। अगर वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो जब हमारे पास इलिप्स था, इलिप्स सही नहीं होना थोड़ा सा, इलिप्स था, दीर्घवृत्त था, तो उसमें सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस थे, है ना। ये था मेजर एक्सिस और ये था माइनर एक्सिस। तो अगर इलिप्स हो गया तो यहाँ पर तो रेडियस ही बनेगी हर जगह पर, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, यहाँ भी रेडियस, यहाँ भी रेडियस, पूरा सेंटर तक मतलब ले तो ये सेंटर तक ले जब, तो यानी कि यहाँ पर तो कोई ऐसा बनेगा नहीं सेमी मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस। तो तीसरे लॉ के अकॉर्डिंग तो उसने बोला था मेजर एक्सिस के सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। यानी कि न्यूटन ने अपने कंक्लूजन में क्या किया, उसने मान लिया कि जो भी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे गति करता है, तो जो सेमी मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अब तो आई सिर्फ रेडियस रही है ना, ये वाली लेंथ ए थी। इसने क्या मान लिया कि अगर वो दीर्घवृत्ताकार पथ पे गति ना करके वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ पूरे व्यास के इक्वल हो जाएगी, डायामीटर के, और अगर मैं सेमी मेजर एक्सिस लूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, इस रेडियस के। तो ए को मैं आर से रिप्लेस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर का क्यूब, क्योंकि सर्कुलर पाथ में लिया इसने। तो देखो ये इसको ले दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा इसने क्या ले लिया कि देखो एक आपको ओमेगा और टी के बीच का एक रिलेशन पता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर में टी, कोणीय वेग और आवर्त काल के बीच में एक ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से देखो मेरे पास टी का स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चलो ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं, तो मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देती हूँ, 4 पाई स्क्वायर ओवर में टी स्क्वायर। स्क्वायर करने का रीजन क्या है, मेरे पास स्क्वायर की वैल्यू पड़ी है,
तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी प्लेनेट है वो सर्कुलर पाथ पे गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पे गति करता है। तो ये चीज आपने पढ़ी होगी कि कोई कण भी ले लो, वो अगर वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो ये सेंटर मैंने मान लिया सर्कल का, तो इस सेंटर की ओर उसके ऊपर मान लो वो इधर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी यहाँ है, तो इसके लिए इस पार्टिकल पर या इस प्लैनेट पर केंद्र की ओर एक बल काम करेगा। उस बल को क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। ये जो अभिकेंद्रीय बल होता है यही तो बल होता है जो इसको सर्कुलर पथ पे गति करने के लिए इसको मतलब सर्कुलर पथ पे गति करवाता है। जैसे पार्टिकल यहाँ जा रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगेगा, पार्टिकल तो इस सीधी डायरेक्शन में जाना चाहता है, इस फोर्स के कारण उसका पथ कुछ ऐसा हो जाएगा। अब जब पार्टिकल यहाँ आएगा अब उसकी वेलोसिटी यहाँ होगी, फिर से सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा, फिर उसका पथ ऐसे हो जाएगा। अब पार्टिकल इधर है, वेलोसिटी इधर है, फिर से सेंटर की ओर एक पथ फोर्स लग रहा है, फिर से उसकी वेलोसिटी यूँ हो जाएगी, फिर ऊपर की ओर मूव करना चाह रहा है लेकिन सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है जिसके कारण उसकी वेलोसिटी, उसकी मोशन जो है फिर से ऐसे सर्कुलर हो जाती है। तो यानी कि किसी को भी अगर सर्कुलर पथ पे गति करनी है, वृत्ताकार पथ पे गति करनी है, तो उस गति के लिए उसके के ऊपर कौन सा बल काम करता है? अभिकेंद्रीय बल काम करता है। तो न्यूटन ने भी मान लिया कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड अगर वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो उसके ऊपर सेंटर के और केंद्र की ओर, यानी कि अब उसके ऊपर क्या है? सन की ओर। क्योंकि अगर मैंने इलिप्स लिया था तो पहले के अकॉर्डिंग क्या था, जो सन है यहाँ पे जो सन पड़ा था वो किस तरीके से बिहेव कर रहा था? फोकस की तरह, जो कि एक तरीके से सेंटर ही है। तो वैसे ये वाला जो है सन की ओर उसके ऊपर एक अभिकेंद्रीय बल काम करेगा, तभी वो वृत्ताकार पथ पे गति करता है। तो अभिकेंद्रीय बल का एक फॉर्मूला पता है, तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू mv² ओवर में r, यही होता है अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला। इसको ले दो इक्वेशन नंबर 3। चलो देख दो नंबर। अब देखो मेरे पास इक्वेशन किस में पड़ी है? ओमेगा में तो पड़ी है, वेलोसिटी की फॉर्म में पड़ी नहीं है। तो इसका मतलब v और ओमेगा के बीच का जो एक रिलेशन है, यहाँ लिख देना वी नो दैट रिलेशन बिटवीन v ओमेगा, वो क्या है? v इज इक्वल्स टू ओमेगा r है। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 4 इंटू 3, अगर 4 को 3 में यूज करती हूँ तो मेरे पास फोर्स क्या आ जाएगा? v² की जगह लिख देते हैं ओमेगा² r² ओवर में r एक पड़ा है, तो फोर्स क्या आ गया? m ओमेगा² r। ये क्या? अभिकेंद्रीय बल ये हो गया किसकी टर्म में? एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5 या इसको कोई भी इक्वेशन नंबर ना दो। अब देखो ओमेगा की टर्म में मेरे पास फोर्स आ चुके हैं और मेरे पास ओमेगा की वैल्यू पड़ी है, वो क्या पड़ी है? 4π² ओवर में t²। तो देखो यहाँ लिख रही हूँ मैं f इज इक्वल्स टू m, ओमेगा की वैल्यू क्या है? 4π² ओवर में t² इंटू एक r मेरे पास पड़ा है। तो f इज इक्वल्स टू 4π² m r ओवर में t²। अब ये t की फॉर्म में आ गया मेरे पास फोर्स। अब देखो क्या है, मेरे पास t की एक वैल्यू पड़ी है, वो क्या है? t² इज इक्वल्स टू kr³। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, यहाँ लिख देना चूंकि t² इज इक्वल्स टू kr³। तो ये वाली जब वैल्यू इसमें यूज करते हैं तो f किसके इक्वल आ गया? 4π² mr ओवर में kr³। तो देखो फोर्स क्या हुआ? f इज इक्वल्स टू 4π² mr था ओवर में kr³। एक r की क्यूब से ये कट गई, तो f इज इक्वल्स टू 4π² m ओवर में kr²। तो 4π² और m भी इस प्लैनेट का मास छोड़ दो, क्योंकि प्लैनेट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। 4π² कांस्टेंट है, k तो हमारे पास था ही समानुपाती नियतांक, तो ये भी कांस्टेंट।
तो इन सारे कांस्टेंट को हटाऊं तो मैं एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकती हूँ। वो किसके प्रोपोर्शनल हुआ, m ओवर में r स्क्वायर के। तो इससे ये वाला, तो देखो ये जो फोर्स क्या था, अभिकेंद्रीय बल था। तो यहाँ से क्या पता चला, F जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, m के, और किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1 ओवर में r स्क्वायर के, या क्या बोल सकते हैं r स्क्वायर की क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो न्यूटन ने केपलर के लॉ से अपने कुछ कंक्लूजन निकाले, केपलर के तीनों नियम के अकॉर्डिंग। पहला कंक्लूजन क्या निकाल दिया, केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था कि इलिप्टिकल पाथ पे प्लैनेट गति करेगा और सन जो है वो फोकस की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर एफ क्या है, अभिकेंद्रीय बल। तो इसने क्या बोल दिया कि ये जो अभिकेंद्रीय बल है सर्कल में सेंटर की ओर लग रहा है। अब सेंटर पे पड़ा ही सन है, तो अभिकेंद्रीय बल जो है वो सूर्य की ओर लगेगा, सन की ओर ही लगेगा। और दूसरा क्या है, फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मास के। यानी कि अगर कोई प्लैनेट जो है उसका मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या बढ़ जाएगा, ज्यादा लगेगा। अब तीसरा क्या बोला था कि फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1 ओवर में r स्क्वायर के। r स्क्वायर क्या था, ये जो डिस्टेंस थी सन और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस, तो इन दोनों के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लगेगा फोर्स। तो ये था हमारे केपलर्स का लॉ, और उस केपलर के लॉ से ही उसने इलिप्टिकल पाथ की जगह क्या बोल दिया कि सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। तो उन सर्कुलर पाथ को अज्यूम करके न्यूटन ने अपने कंक्लूजन निकाले थे केपलर्स लॉ से। वो कंक्लूजन क्या थे, पहला तो सन की टुवर्ड्स फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स जो है वो मास के प्रोपोर्शनल है, तीसरा क्या है, r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। बाकी का जो भी हमारा टॉपिक होगा वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।